वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ मनीता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नरेगा साइट पर महिला श्रमिकों के घूंघट हटवाने के विरोध में सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परिवार सहित श्रीनाथ जी के दर्शन कर श्री जी का लिया आशीर्वाद। डूंगरपुर में बंद मकान में अचानक आग लगने से क्षेत्रवासियों में मचा हड़कंप। और दुष्कर्म के मामले में डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 1.5 लाख रुपए आर्थिक जुर्माने की सुनाई सजा। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोमवार को अपने परिवार सहित नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे परिवार के साथ श्रीनाथ जी के दर्शन कर श्री जी का आशीर्वाद लिया। ठाकरे परिवार ने श्रीनाथ जी के संध्या आरती झांकी के दर्शन किए, जहां मंदिर परंपरा अनुसार बैठक में अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने उपराना रजई उड़ाकर श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, दोनों बेटे, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे व तेजस ठाकरे भी उनके साथ रहे। जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चल रही नरेगा साइट पर महिला श्रमिकों के घूंघट हटवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारी सरपंचों को जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। वहीं उनके क्षेत्र में समय पर कार्य भी स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते मजदूरों को भी काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला परिषद के सीईओ दाताराम का रवैया सरपंचों के प्रति ठीक नहीं है। वहीं जिला परिषद सीईओ द्वारा नरेगा साइट पर जाकर जांच के नाम पर महिला श्रमिकों के घूंघट भी हटाए गए, जो कतई स्वीकार्य नहीं है। जैसलमेर जिला सरपंच संघ ने मांग की है कि जिला परिषद के सीईओ को अविलंब हटाया जाए, नहीं तो सरपंच संघ द्वारा आंदोलन किया जाएगा। जैसलमेर जिला सरपंच संघ द्वारा आयोजित नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान सरपंचों के समक्ष आ रही समस्याओं पर चिंतन किया गया, जिसके दौरान प्रमुख रूप से 2 बातें सामने आई कि जिला परिषद सीईओ द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वह उचित नहीं है और सरपंचों के क्षेत्र में समय पर ना तो कार्य स्वीकृत हो रहे हैं और यदि कार्य हो रहे हैं तो उनके भुगतान समय पर नहीं किए जा रहे हैं। उक्त चिंतन के पश्चात सरपंच संघ के प्रतिनिधि लामबंद होकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। सरपंच संघ में क्या मांगे रही मिलकर, क्या सरपंचों ने डिस्कस किया है और आगे अभी इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? देखो, पहला कार्यक्रम है 2023 के अंदर, नया साल लगा है, 2 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरे साल में हम एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कार्यक्रम है कि यहाँ जिले के अंदर सरपंच साहिबान 206 सरपंच है, तो हमने एक सिने मिलन का कार्यक्रम किया है, जो हम लोगों की जो जिले के अंदर जो मुख्य मांगे हैं, जो छोटी छोटी मांगे हैं, उसके कारण जिले गांव के पंचायत के अंदर कुछ ऐसी समस्या होती है जो जिले स्तर पर निपटाई जाती है। उस जिले स्तर पे हमने एक कार्यक्रम किया है, सिने मिलन और परिचय का कार्यक्रम है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जिला कलेक्टर महोदया जैसलमेर को हम ज्ञापन देंगे, क्योंकि हमारी कई ऐसी योजना है, जैसे महानरेगा योजना है। महानरेगा योजना में जिले के अंदर ये जिला पिछड़ा हुआ जिला है, भौगोलिक स्थिति से बहुत बड़ा जिला है और इस जिले के अंदर बॉर्डर क्षेत्र है। बॉर्डर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ का जो टावर की स्थिति होती है 10 किलोमीटर की फ्रिक्वेंसी में होती है, लेकिन पंचायत की स्थिति 30 किलोमीटर के दायरे के बाहर है। तो 10 किलोमीटर से जो बाहर 20 किलोमीटर जो ढाणियाँ और ग्रेवल रोडें हैं, इंटरलॉकिंग रोड है और महानरेगा में कई सारी योजनाएं हैं जिसके अंदर वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो हम लोगों की ये मांग है कि जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो नरेगा के अंदर एनएमएमएस का जो कार्यक्रम एक स्टार्ट किया है, जो ऐप के थ्रू उस हाजिरी लगती है, हम उस हाजिरी में सरलीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे पश्चिमी राजस्थान जैसे गंगानगर से लगाकर बाकासर बॉर्डर तक ये स्थिति है कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहाँ पे टावर की स्थिति नहीं ले जाने देते, क्योंकि हमारा बॉर्डर क्षेत्र है, उसमें समस्या है। तो हम इस मुख्य मांग है कि भाई उसमें सरलीकरण किया जाए। और दूसरा, उसमें एक सरकार ने ऑप्शन दे रखा था कि 19 लोग बिना एनएमएमएस के हाजिरी लगा सकता है। वो नई रूल के तहत इस 1 तारीख को एक नया रेगुलेशन आया है कि 19 लोग जो जाएंगे नरेगा के अंदर, जो लाभान्वित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, नरेगा में काम करते हैं, उनको 231 रुपये मिलते हैं। वो लोग कैसे, 19 लोग हैं, वो आम गरीब लोग हैं, वो कैसे, उनके पास न तो कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, दूसरे वाला भी फ़ोन नहीं है कि वो बॉर्डर पे है, तो वो कैसे हाजिरी लेंगे और उसे कैसे निजात पाएंगे। और भारत सरकार और राज्य सरकार की योजना है
उससे गरीब कैसे लाभान्वित होंगे, इस बाबत हम आज कलेक्टर महोदया को ज्ञापन देंगे। आधुनिक युग में भी आप बता रहे थे जैसे किसानों के पास लोग के पास टेक्नोलॉजी की कमी है, फिर भी ये पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण सिर्फ यही समस्या नहीं है। आज हम जैसलमेर सरपंच संघ हमारी मांगों को लेकर पूरे जैसलमेर जिले के जो भी सरपंच हैं सभी यहाँ पधारे हैं। सरपंच इस सरकार से और अधिकारियों के रवैये से बड़े परेशान हैं। हमारी ग्राम पंचायतों में नरेगा के जो कार्य हो रहे हैं उसके अंदर अधिकारी सरपंचों को परेशान कर रहे हैं, कार्य स्वीकृत टाइम पर नहीं हो रहे और लेबर को पूरा काम नहीं मिल रहा है। और सीईओ साहब का रवैया बहुत ही ज़्यादा खराब है। पूरे सरपंचों में आक्रोश है और पूरा सरपंच संघ ये चाह रहा है कि सीईओ साहब को यहाँ जल्दी से विदाई दी जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो सारे सरपंच गण एक होकर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। क्या समस्या आ रही है आपको लग रहा है ग्राम पंचायत में, बताएं। सीईओ साहब बाहर से आए हुए हैं और सीईओ साहब पता नहीं कौन से फील्ड से सरपंचों का फीडबैक ले रहे हैं। वो सारे सरपंच जो भी जिस ग्राम पंचायत के भी हैं उनको इस कह रहे हैं कि आपकी कार्यशैली सही नहीं है, आपका काम सही नहीं है। वो तो जैसे एक पिक्चर बनी थी अनिल कपूर की, उस तरीके का शासन कर रहे हैं। या लॉटरी निकालते हैं, लॉटरी में पर्ची निकालते हैं, बिना बताए ग्राम पंचायत में आ जाते हैं। तो सरपंच का सहयोग लें, आप काम चेक करें, हम साहस 2 कदम सामने आकर उनके साथ चलेंगे। नरेगा के काम उनसे स्वीकृत होते नहीं है, फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई 6-6 महीने से नरेगा की योजना बड़ी बड़ी लेके आ जाते हैं कि नरेगा के अंदर ये काम करो वो काम करो, लेकिन जब फाइलें हम भेजते हैं तो फाइलें होके नहीं आ रही है। अब जब 200 सरपंचों में से 10-20 की निकल गई उससे क्या हुआ? तो आप क्या चाहते हैं, उनको हटाया जाए? इसी डिमांड के साथ आया हम तो चाहते हैं जिले के अधिकारी ऐसे हो कि तुरंत काम करे, सही काम करे, जनता की सेवा करना वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। और सबसे अहम कड़ी जो है वो सरपंच है। अगर ग्रामीण का और गांव में पिछली पंक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास करना चाहते हैं तो वो सरपंच के माध्यम से ही विकास होगा। नरेगा में महिलाओं की घूंघट उठाना जैसे और एक बड़ी घटना, बड़ा मैटर हुआ, सीईओ साहब कहीं गए पंचायत में कोटड़ी में, तो महिला वहाँ लेबर में काम कर रही श्रमिक थी तो उनकी हाजिरी हो गई। उसके बाद पता नहीं उनको क्या सूझा, वो वापस आए और महिला का घूंघट उठा करके चेक करना चाहा कि दोबारा वापस महिला आई है। ये हमारे मान सम्मान के अंदर उन्होंने गुस्ताखी की है। हमारी मर्यादा है, हम पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति में महिला घूंघट निकालती है, वहाँ उनके बड़े ससुर वगैरह सब खड़े थे, तो ये हमारा अपमान किया है। ऐसा करती है पढ़े लिखे आदमियों को नहीं करना चाहिए, वो अधिकारी हैं और सरपंचों को सबको चोर कहते हैं। अगर हम लोग इस पर आ गए कि चोर कौन है और कौन नहीं है तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। सरपंच चोर नहीं है, सिखा कौन रहा है? हम तो काम चाहते हैं और काम बजा के ठोक के काम करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, फाइनल बात बताएं। हमारी फाइनल बात यही है कि हमारे जो भी यहाँ के एमएलए साहब हैं और मंत्री जी हैं साले मोहम्मद जी, उनको हमने हमारे विचार व्यक्त कर लिए और उनसे हमारी डिमांड है कि अगर सरपंचों का सहयोग चाहते। जोधपुर शहर में कांग्रेस नेता और समाज सेवी कल्पेश सिंघवी को घर से उठाने और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में नेता कल्पेश सिंघवी ने बताया कि सोमवार शाम के समय एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और धमकी दी कि आज रात को तुझे घर से उठा लेंगे और जान से मार देंगे। उन्होंने बताया कि अज्ञात व्यक्ति खुद को चेन्नई महासंघ का सदस्य बता रहा था, लेकिन जांच पड़ताल करने पर पता चला कि वह चेन्नई महासंघ का सदस्य नहीं है। इस पर कल्पेश सिंघवी ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना में उपस्थित होकर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जोधपुर पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ के निर्देशानुसार थाना पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कल्पेश सिंघवी की सुरक्षा के लिहाज से उनके निवास के बाहर 2 सशस्त्र पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्या मामला है पूरा? मामला जिसका व्यक्ति का फ़ोन आया मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ और शाम 6:46 पर एक कॉल आता है और कॉल ये आता है कि आपको आज रात को घर से उठा लेंगे और जान से मार देंगे। मैंने कहा भाई साहब आप बोल कौन रहे हैं और क्या मामला है, किस बारे में आप मेरे से बात कर रहे हैं? तो जो समय शेखर जी के मैटर को लेकर कोई विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेकर मुझे धमकी दी गई है क्योंकि हम लोग भी यहाँ रैली निकालने वाले थे। वो रैली हमने कैंसिल कर दी थी और अपने आप को उसने चेन्नई महासंघ का अध्यक्ष बताया, जबकि अभी पता चला है सूत्रों से कि वो कोई भी चेन्नई महासंघ का अध्यक्ष नहीं है। मैंने तुरंत प्रभाव से इसको गंभीरता से लिया, पुलिस कमिश्नर साहब को और मुख्यमंत्री जी को मैसेज किया। मैसेज करके मैं थाने पहुंचा और पुलिस कमिश्नर साहब का फ़ोन आ गया, रातों रात एफआईआर दर्ज की जिस पर मुझे सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता कि वो व्यक्ति कौन है जिसने मुझे धमकी दी है। धमकी क्या बोला गया? धमकी मुझे ये कहा है कि आज रात को आपको घर से उठा लेंगे और मार देंगे। परिचय परिचय कल्पेश सिंघवी, एक सामाजिक कार्यकर्ता।
जोधपुर शहर के निकट अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार अभियान जारी है। इसी के तहत सोमवार को लूनी थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस द्वारा 7 डंपर व एक जेसीबी जब्त की गई। पुलिस ने यह कार्रवाई लोलासनी क्षेत्र में लूनी नदी से अवैध बजरी खनन की सूचना पर की। लूनी थानाधिकारी ईश्वर चंद पारिक ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन की सूचना के बाद सोमवार तड़के जाब्ते के साथ लोलासनी इलाके में दबिश दी गई। मौके पर पहुंचकर अवैध बजरी खनन में इस्तेमाल किए जा रहे डंपर और जेसीबी को जब्त कर लिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सूचना दी गई। कार्रवाई के दौरान लूनी थाने के एसआई हुकम सिंह, एएसआई शीशाराम सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। डूंगरपुर में एक रिहायशी मकान में सोमवार देर शाम को आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोतवाली थाने से एसआई रामस्वरूप में जाब्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि शास्त्री कॉलोनी में आलम मगरी में एक रिहायशी मकान में अचानक से आग लग गई। मकान से धुआं निकलते देख आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि मकान मालिक किसी शादी समारोह के लिए बाहर गया हुआ था, घर में कोई भी नहीं था, तो संभवतया शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहाँ का इतिहास। द न्यूज वर्ल्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज वर्ल्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज वर्ल्ड, आपके बीच आपकी आवाज। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन किए राजस्थान के सबसे बड़े उत्सव में प्रतिदिन राज्य के मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारीगण की उपस्थिति में आयोजित हो रहे हैं सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यशाला। 125 फीट ब्लू व्हेल के साथ समुद्री संसार, 30 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, मेटल स्क्रैप से बनी 22 फीट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा, प्रसिद्ध घंटाघर और मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रतिकृति। केंद्रीय पांडाल में मिलता है मारवाड़ के प्रसिद्ध उत्पादों का प्रदर्शन।
सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन, मेहंदी, चित्रकला, फैशन शो सहित अनेक रोचक प्रतियोगिताएं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 दिनांक 6 जनवरी से 15 जनवरी 2023। स्थान रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर। आयोजक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। राजस्थान के सबसे बड़े हस्तशिल्प उत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित है। ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में अंतिम सुनवाई कर आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 1.5 लाख रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा दी है। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी के मुताबिक करीब 1 साल पहले डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसमें आरोपी हरीश पीड़िता को घर से अगवा कर जंगल में ले गया, जहां पीड़िता के साथ मारपीट और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उक्त मामले में पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने सोमवार को फैसला देते हुए पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी हरीश को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास के साथ 1.5 लाख रुपए के आर्थिक जुर्माने से दंडित करने का आदेश जारी किया। ये पीड़िता ने हॉस्पिटल में अपने बयान देकर ये बताया कि वह अपने घर पर थी, अभियुक्त उसे वहाँ से जबरन जंगल में ले गया और जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मारपीट में उसके गंभीर चोटें आई। पीड़िता को वहाँ से उसके पिता ने तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती किया और प्रकरण हॉस्पिटल से ही दर्ज हुआ। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त हरीश को दोषी माना है। अभियुक्त को आजीवन कारावास जो इसके शेष जीवन काल तक रहेगा एवं 1.5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। गोलबाजार स्थित किसान भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में खालसा कॉलेज के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अनिल गोदारा और जश्न गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र शुभम ने बताया कि चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं धन बाबा दीप सिंह सेवा समिति जगह जगह बैनर लगाकर और कई माध्यमों से प्रचार कर रही है। ऐतिहासिक कन्या लोहड़ी महोत्सव 2023 पर 25 करोड़ की छात्राओं को छात्रवृत्ति बांटी जाएगी, परंतु आयोजनकर्ता यह तो बताएं कि 37 विद्यालय, 10 कॉलेज, 5 कोचिंग सेंटर, 3 डिप्लोमा सेंटर, 2 यूनिवर्सिटी और 12 अन्य कोर्सेज, कुल 69 सेंटर है। इस परिस्थिति में संस्थाएं किस किस कोर्स के लिए छात्रवृत्ति देगी? उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र देकर जांच भी करवाई जा रही है ताकि इसकी पारदर्शिता जनता के सामने आ सके। दैनिक रेल यात्री संघ हिंडोदा की ओर से हिंडोदा स्टेशन के पास साफ सुथरी मांगों को लेकर दैनिक रेल यात्री संघ अध्यक्ष डॉक्टर कानाराम कुमावत के नेतृत्व में 17 दिनों से मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। गौरतलब है कि दैनिक रेल यात्री संघ हिंडोदा द्वारा हिंडोदा स्टेशन पर जयपुर अजमेर मारवाड़ शटल व अजमेर आगरा फूड ट्रेन के ठहराव सहित साफ सुथरी मांगों के समाधान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु अभी तक फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत व सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहां आकर दैनिक रेल यात्रियों की कोई सुध तक नहीं ली है और न ही समस्याओं का समाधान करवाया है, जिससे आक्रोशित होकर दैनिक रेल यात्रियों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज हमारे धरने प्रदर्शन को 17 दिन लगातार हो गए हैं। दैनिक रेल यात्री अपने हकों के लिए, जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं और अभी तक ना तो क्षेत्रीय विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ना ही फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने आकर के कोई सुध नहीं ली है और समस्याओं का निराकरण नहीं करवाया है। आज हमने जो है यहाँ पर प्रतिज्ञा की है कि ऐसे नाकारा नेताओं को अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से टिकट देकर के चुनाव मैदान में भेजती है तो समस्त दैनिक रेल यात्री हिंडोदा जहां 8-10 पंचायत आती है, हमने ये प्रतिज्ञा की है कि उनको हमारा मत और समर्थन कभी नहीं देंगे, क्योंकि हमें इस प्रकार के बोझ बन चुके नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपके माध्यम से मैं भाजपा आला कमान को ये निवेदन करना चाहता हूं कि बोझ बन चुके इन नेताओं का अब की बार टिकट काट करके परमानेंट उनको घर भेज दिया जाए। जनता को ऐसे जनप्रतिनिधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। दैनिक रेल यात्री संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। फुलेरा विधायक कहना मान ले, फुलेरा विधायक कहना मान ले, सांसद कहना मान ले, रेल प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। फुलेरा विधायक शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जयपुर ग्रामीण सांसद शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।
कोरोना के 2 वर्षों के चलते पूरे देश विदेश में जो पर्यटन व्यापार है वह पूरी तरह प्रभावित हुआ था, लेकिन 2 वर्षों के बाद यह व्यापार एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच गया है। जोधपुर शहर में भी इन दिनों पर्यटक बड़ी संख्या में भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पर्यटकों के स्वागत के लिए शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित गेस्ट हाउस संचालकों ने भी विशेष व्यवस्था की है। यह संचालक इनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रख रहे हैं। गेस्ट हाउस संचालकों ने बताया कि कोरोना के चलते टूरिज्म सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। गेस्ट हाउस, होटल संचालक और लोकल गाइड की जीविका भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी, लेकिन 2 वर्षों बाद एक बार फिर से पर्यटक बड़ी संख्या में जोधपुर शहर की खूबसूरती निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए उनकी पूरी आवभगत की जा रही है। जोधपुर में पिछले 2 सालों से कोरोना के बाद अब पर्यटक बहुत ही अच्छे और ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। उसी को देखते हुए हम सब गेस्ट हाउस वाले उनके स्वागत में कमी नहीं रख रहे हैं और जो भी ग्रुप आते हैं उनका स्वागत करते हैं ताकि जोधपुर का एक अच्छा संदेश पूरे दुनिया में जाए। इसी को देखते हुए आज हमारे यहाँ पे जो भी पर्यटक उतरे हैं उनका हमने स्वागत किया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। दीपक सोनी, कैसल व्यू होम स्टे। नमस्ते, खमा गणी। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि 2 साल के कोरोना काल के बाद जोधपुर, जो कि बहुत ही फेमस है अपने टूरिज़्म के लिए, जगह जगह भांति भांति के टूरिस्ट यहाँ अपना फोर्ट, उमेद भवन, जसवंतथड़ा और स्पेशली ये ब्लू गलियाँ जो कि ब्रह्मपुरी, रानी सरपदम सर, घंटाघर, ये देखने आते हैं। तो 2 साल तो ऐसा सन्नाटा हो गया था कि कोई ना तो टूरिस्ट दिख रहे थे और ना ही कोई अपने फोर्ट को नज़ारा लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन 2 साल के ये जो कोविड काल के ख़त्म होने के बाद अभी पिछले 1 साल से जो हर्षोल्लास टूरिज़्म में आया है, उसे देखते हुए मैं बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं भी 23 सालों से टूरिज़्म में काम कर रहा हूँ। ये पिछले 3 साल जो हमने गुजारे हैं वो हम ही जानते हैं, और हमारे जो भाई लोग जो इस टूरिस्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ऑटो रिक्शा वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट्स वाले, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ये जो टूरिज़्म बढ़ रहा है इसमें हमारा और ज़्यादा सहयोग करे। जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ लग रही है उनका निवारण निकाले, और मैं सभी भाइयों से भी अनुरोध करूँगा कि इस टूरिज़्म को जो है मजबूत बनाएं और इसको अच्छी तरह से फॉलो करें। अपने जो मेहमान आ रहे हैं उनको अच्छी तरह की सेवाएँ दें और उनको अपना जो राजस्थान का जो कल्चर है उसमें जो अपना जो स्वागत करने का जो हमारा जो तरीका है उसमें कोई तरह का बदलाव नहीं करें और किसी भी तरह की टूरिस्ट के साथ लूटपाट ना करें। वो बस अपने यहाँ से खुश जाना चाहेंगे। अगर वो 10 जने खुश जाएंगे तो वो 1000 टूरिस्ट आपको भेजेंगे। उससे हमारा जो ये धंधा जो शुरू वापस हुआ है ये रूटीन में चलेगा और उससे अपने ही रेवेन्यू बढ़ेंगे, उसमें अपने ही जो जोधपुर है उसी का जो है बढ़िया विकास होगा और टूरिज़्म के अंदर जो है जोधपुर आगे बढ़ेगा। खत्री बॉक्स लीग 2023 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन सोमवार को हुआ। जोधपुर शहर के एम्स रोड पर स्थित प्रतियोगिता में अरोड़ा समाज की कुल 8 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के फाइनल में टीम चैंपियंस ने टीम गर्ली बॉयज को हराकर खत्री बॉक्स लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया। पारितोषिक कार्यक्रम में विनर, रनर अप, सभी अंडर 15 महिला खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द मैच, सहयोगकर्ताओं को आयोजकों के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में गौतम खत्री, हर्षित अरोड़ा, रितेश ब्रह्मवर, सुशील दिलवाली, अनुराग पुजारा आदि का विशेष सहयोग रहा। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नरेगा साइट पर महिला श्रमिकों के घूंघट हटवाने के विरोध में सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परिवार सहित श्रीनाथ जी के दर्शन कर श्री जी का लिया आशीर्वाद। डूंगरपुर में बंद मकान में अचानक आग लगने से क्षेत्रवासियों में मचा हड़कंप। और दुष्कर्म के मामले में डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 1.5 लाख रुपए आर्थिक जुर्माने की सुनाई सजा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।